जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 28 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वो सभी टॉपिक्स को कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये है हमारे ज्ञान सर गाइस, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैचेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की प्रॉपर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है। इवन अगर आप हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाता है और प्रॉपर सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी होती है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी इन टॉपिक्स के अंदर जो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है। तो ये सब पूरे टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करेंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के थोड़े से कमेंट्स में देख लेता हूं। तो प्रीति मिश्रा का आंसर आया है, वेरी गुड, रेगुलर स्टूडेंट है सभी लोग, बहुत बढ़िया यार। श्रेया तिवारी, ईशा ठाकुर, आयुष गुप्ता, ऐसी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, कंटिन्यू रखो। गोल्डी एलेक्स, वेरी गुड। आयुषी सिंह, बहुत बढ़िया, शानदार। दिग्विजय, बहुत बढ़िया यार। दिग्विजय ने भी अब रेगुलरिटी रखना शुरू कर दिया। देखो, दिग्विजय से सीखो सभी लोग। फोर्स में होने के बावजूद जो है वो दिग्विजय टाइम निकाल के जो है वो कर रहे हैं मेहनत। तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आप लोग को मिलेगा, और सभी लोग मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया। सभी लोग कहीं ना कहीं से अपनी लाइफ से टाइम निकाल ही रहे हो, राइट। तो ये चीजें हैं, घर के काम भी होते हैं। काफी सारी स्टूडेंट्स हैं जिनके बेबी भी हैं, उसके बावजूद जो है वो पढ़ाई कर रही हैं, बहुत बढ़िया गोल्डी। गोल्डी ने लिखा है कि मेरे पास कोर्स है, बट मेंटरशिप जो है वो प्रोवाइड करनी है। अरे मैं हूं तो डेली बूस्ट के लिए, और क्या चाहिए आपको? मेरे लेक्चर देख तो रहे हो, उससे ज्यादा बूस्ट और क्या क्या चाहिए आपको? आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया। शिवानी, मैंने आपको कल भी जो है वो कहा था, आप डायरेक्टली मुझसे जो है वो कांटेक्ट जो है वो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आराम से रिजॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मेरा भी पेन खत्म हुआ है, तो मैं आपको स्ट्रेटेजीज बता दूंगा कि किस तरीके से पेन खत्म करना है आपको। और बहुत सिंपल है, और बस उसको फॉलो करोगे तो पूरा पेन चला जाएगा, और बहुत बढ़िया लाइफ हो जाएगी, क्योंकि मेरी भी हुई है। चलो, अब समय बर्बाद नहीं करेंगे। जय श्री महाकाल, सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शिवाजी जी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक है ये। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करना। अब देखो गाइस, शिवाजी जी का टॉपिक लगातार 3-4 महीनों में 2-3 बार तो देखने को मिल ही रहा है। तो इनसे रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो शिवाजी जी के टॉपिक को स्पेसिफिकली आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा जनरल स्टडीज के अंदर। तो आजकल भारत का की कोस्टल सिक्योरिटीज पर चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही हैं, जिसमें शिवाजी जी महाराज की नेवल स्ट्रेटेजीज को एक आइडियल मॉडल माना जा रहा है। ये समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भी रेलेवेंट है। तो शिवाजी जी के बारे में हम बात करें, तो उनकी कुछ रिफॉर्म्स की पॉलिसीज थी गाइस, जो आज के भारतीय गवर्नेंस में, यानी कि इंडियन जो शासन जो हम लोग करते हैं भारत में, तो उसमें काफी बेहतरीन मानी जा रही हैं। सरकार भूमि राजस्व तंत्र में भ्रष्टाचार रोकने और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए नए कदम उठा रही है। अब देखो, शिवाजी जी के उनकी जो सेना की जो पॉलिसी थी, मिलिट्री पॉलिसी थी, राइट, डिफेंस पॉलिसी थी, उनको काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजीज में भी डिस्कस किया जाता है। कई बार हम लोग जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बैठते हैं, तो हमारे भारत के जो ये ऐतिहासिक जो लीडर हैं शिवाजी जी, तो इनके बारे में भी जिक्र जो है वो किया जाता है। अब इसके अलावा, खासकर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट भारत के जंगल की बात करें, राइट, और ऐसे एरियाज की बात करें जो काफी कठिन है वहां पर पहुंचना, तो इन सब एरियाज पर किस प्रकार से हम लोग जो है वो अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके लिए शिवाजी जी के डिफेंसिव स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को एज अ रोल मॉडल के तौर पर माना जाता है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है यार, उनकी शिवाजी जी की अप्रोच थी गुरिल्ला अप्रोच, यस। तो ये सब चीजें जो है वो आपको पढ़नी है ही। अब जैसे इनके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, राजस्व प्रशासन की बात करें, राइट, तो आपको चौथ और सरदेश मुखी तो पढ़ना है ही। और आप में से सभी को पता ही होगा चौथ मतलब क्या होता है। 1/4 रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था नॉन मराठा टेरिटरी से। अरे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन एक टाइम पर इतना हो गया था
कि मुगल शासन था, उसका राज था, बट फिर भी काफी सारे एरियाज पर मुगल्स जो है वो मराठास को चौथ और सरदेशमुखी देते थे। पता ही वाली बात आपको पता होगी, अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत ध्यान से पढ़ी है तो। अगर नहीं पढ़ी है तो ध्यान से पढ़ो, और आपको पढ़ना ही है। चौथ सरदेशमुखी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। सरदेशमुखी एक प्रकार का सेज होता है, पता है आपको? सेज, सेज क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स। ये एक प्रकार का सेज होता है, 10% जो है वो इम्पोज किया जाता था, जो भी रीजन जो है वो इनके बाहर है, राइट। चौथ पर जो है ये 10% का हम लोग को देखने को मिलता था एक्स्ट्रा, सरदेशमुखी। तो ये वाली चीजें भी कई बार लोगों को जो है वो पता नहीं होती है। इसी इस चौथ और सरदेशमुखी से रिलेटेड कई बार जो है वो काफी सारे बैटल्स भी हुए हैं, राइट, इन्हीं के चक्कर में। तो शिवाजी जी ने एक स्ट्रक्चर्ड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश किया था, जिसमें जमीन का मेजरमेंट होता था, राइट। काठी नामक डंडे से मेजरमेंट किया जाता था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मलिक अंबर का काठी सिस्टम जो है वो क्या है? तो जमीन को मेजर जो है वो किया जाता था रॉड्स यानी कि काठी से, तो वो है काठी सिस्टम। ये लिख लेना, ये मेरे ख्याल से शायद स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड वो नहीं है इंफॉर्मेशन, तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हो, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। चौथ सरदेशमुखी तो आपको पढ़ना ही है। फिर इसके अलावा आगे की जो है वो चर्चा करें, मिरसदार्स, ये हेरिडेटरी लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, राइट। वंशानुगत जमींदार हुआ करते थे ये, इनका टर्म भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। मिरसदार क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है ये, किससे एसोसिएटेड है? तो ये हेरिडेटरी लैंडलॉर्ड है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। तो क्या था ये, इनकी ताकत को रेगुलेट किया गया था ताकि करप्शन जो है वो ना बढ़े, और जो जमीन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेहतर हो सके, लैंड मैनेजमेंट बेहतर हो सके, है ना। तो इसके लिए इनको जो है वो, इनके ऊपर जो है वो इनकी पावर जो है वो उसको चेक किया जाता था, मॉनिटर किया जाता था, राइट, करप्शन को दूर करने के लिए। तो ये शिवाजी जी के समय पर ये सब इनिशिएटिव्स थे, रेवेन्यू को बेहतर बनाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, राइट। काठी सिस्टम हुआ, राइट। मिर्सर्स दास की पावर को कंट्रोल करना हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाएंगी। अब इनके मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखें शिवाजी जी की, राइट, तो इनकी बहुत ही व्यवस्थित एक सेना थी, राइट, डिसिप्लिन आर्मी थी, राइट। और इनकी जो आर्मी जो थी वो काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं कि ट्रेन्ड थी, हाईली ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, जिसमें कैवलरी की स्ट्रेंथ जो थी, राइट, घुड़सवारों की स्ट्रेंथ जो थी वो 30,000 से 40,000 थी। सैनिकों को कैश में तनख्वाह मिलती थी, जबकि उनके जो चीफ थे, सरदार थे, प्रमुख थे और सेनापति थे, उनको जागीर दी जाती थी, राइट। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा, ये टर्म थोड़ा ध्यान में रखेंगे, सरंजाम या मोकासा, राइट। तो ये जागीर, इसको ये भी जो है वो कहा जाता है। जमीन दे देते हैं ना ये लोग कि भाई आपको ये जमीन का टुकड़ा जो है वो दे दिया, इससे जो भी टैक्स की वसूली होगी तो उससे आप जो है वो अपनी आर्मी को मैनेज करो, है ना। और बाकी सोल्जर्स को ये लोग कैश में जो है वो सैलरी देते थे, जिससे कि किसानों का अननेसेसरली सोल्जर्स एक्सप्लॉइटेशन ना करें। अब सेना का संगठन किस प्रकार से था, तो इनकी आर्मी में क्या क्या चीजें थी, ये लिखने की, ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके उसमें जनरल स्टडीज में आ ही जाएगा, तो सिर्फ सुन लो आप। तो देखो, हम लोग को देखने को मिला था कि इसके अंदर मवाली फुट सोल्जर्स हुआ करते थे, ये लिख लो यार, ये टर्म, हाँ ये टर्म जरूरी है अभी, जो गुरिल्ला वॉरफेयर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि मवाली जो पैदल सैनिक है वो किससे एसोसिएटेड है, तो मराठा से एसोसिएटेड, शिवाजी जी से एसोसिएटेड है। घुड़सवारी की बात करें तो घुड़सवार फौज थी इनकी, कैवलरी जिसको बोलते हैं, तेज और चालाक घुड़सवार जो युद्ध में मतलब बहुत तेजी जो है वो दिखाते थे, स्विफ्ट मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से जो है वो चले जाते थे। नेवल फोर्स थी इनकी, समुद्री सेना थी, भारत की पहली संगठित नेवी शिवाजी जी महाराज ने बनाई थी, जो समुद्री व्यापार और तट सुरक्षा के लिए थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, पहली ऑर्गेनाइज नेवी इंडिया के अंदर किसने स्टैब्लिश करी, ये वाली चीज लिख लेना, शिवाजी जी ने। फिर इसके अलावा गुरिल्ला वॉरफेयर तो आप लोग जानते ही हैं, दुश्मन पर तेज और अचानक हमला करना, ये था गुरिल्ला वॉरफेयर। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखेंगे, गुरिल्ला युद्ध, ठीक है। शिवाजी जी ने काफी सारे मजबूत किले बनाए, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स, और काफी रिफॉर्म्स किए जो उनके शासन को प्रोटेक्ट जो है वो कर सके, या उनके पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर सके, राइट। तो ये फैक्ट्स है गाइस, बस इतने से जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दैट्स इट।
इसमें जो भी चीज मैंने आपको बताई लिखवाने लिखने के लिए, वो प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में रेलिवेंस पूछ सकते हैं कि आज की डेट में शिवाजी जी का रेलिवेंस क्या है, तो आप डिफेंस और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन करिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट, आसाम कैबिनेट ने मोरान कम्युनिटी के लोगों को परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट पीआरसी देने का फैसला किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा क्योंकि कम्युनिटी से रिलेटेड है, और ये कम्युनिटी से रिलेटेड अक्सर सिविल सर्विसेज क्वेश्चन जो है वो पूछती है। तो आसाम कैबिनेट ने कह दिया है कि अब आसाम में मोरान कम्युनिटी के लोगों को रहने की परमिशन जो है वो दी जाएगी। ये उन लोगों के लिए होगा जो अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, ताकि वो आसाम के लाभों का फायदा उठा सके, यानी कि आसाम की वेरियस स्कीम्स का फायदा उठा सके। मोरान कम्युनिटी गाइस मुख्य रूप से आसाम के पूर्वी हिस्सों में बसी हुई है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के नमासी डिस्ट्रिक्ट में भी उनकी अच्छी खासी संख्या है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आसाम के अंदर एक मोरान कम्युनिटी है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, दैट्स इट, लिखने की जरूरत नहीं है। अब पीआरसी मिलने से मोरान कम्युनिटी के लोगों को आसाम में नौकरी, शिक्षा और अनुशासन के अवसर में रिजर्वेशन जो है वो मतलब अनुशासन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन जो है वो मिल सकेंगे। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप ध्यान में जो है वो रखिएगा। और क्या है, बस दैट्स इट। बाकी इस टॉपिक के अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री वाली चीजें थोड़ी सी सुन लो बस। तो ये ब्रह्मपुत्रा वैली में 13वीं शताब्दी से बसे हुए थे मोरान कम्युनिटी के लोग आसाम के अंदर। अहोम्स के आने से पहले मोरान समुदाय का अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम था। तो ये अहोम से भी पुराने हैं। अहोम किंगडम आपको पता है ना, आसाम से एसोसिएटेड, उससे भी पुराने हैं। 17 सेंचुरी में अ, अनिरुद्ध देव ने मोरान समुदाय को वैष्णव धर्म से जोड़ा था, जिससे उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बदलाव आया। वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब इन द सेंस कि ये वाला पॉइंट, अनिरुद्ध देव, ये चीज स्टेट पीएससी वगैरह पूछ सकती है, इसमें यूपीएससी में भी आ सकता है। तो ये वाला पॉइंट बस लिख देना आप। नेक्स्ट, आगे की चर्चा करें। अब सुनो, मोरान लोग नियो वैष्णविज्म को मानते हैं और मोरिया संप्रदाय से जुड़े हैं। ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। फॉलो नियो वैष्णविज्म और मोआ मोराई समुदाय यानी कि सेक्ट या संप्रदाय सॉरी से जुड़े हैं। इस धार्मिक प्रवृत्ति की शुरुआत श्रीमंत शंकर देव के शिष्य अनिरुद्ध देव ने करी थी। तो अनिरुद्ध देव जी जो है वो कौन है? शंकर देव, जिनके बारे में जो है वो आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उनके शिष्य हैं। आसाम में नियो वैष्णविज्म के मुख्य केंद्र मोनास्ट्रीज हैं, प्रेयर हाउसेस हैं। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। ये सतरास और नामगढ़, ये चीज अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछी जा सकती है, पूछी गई भी है, पहले भी है। तो ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक युद्ध हुआ था 1769 1799 के बीच में, जिसको माओ मोरिया रिवोल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, मोआ मोरिया विद्रोह। तो ये बेसिकली नीचे वर्ग के किसानों द्वारा अहोम शासक के विरुद्ध था। किसके वर्सेस था ये? तो जो ये लो कास्ट वाले जो किसान थे, लो कास्ट पीजेंट थे, वर्सेस अहोम रूलर्स के अगेंस्ट था। ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और इसका प्रभाव अनिरुद्ध देव जी की शिक्षाओं से प्रभावित था, वो लिखने की जरूरत नहीं है। विद्रोह के कारण अहोम राज्य कमजोर हो गया और उन्हें ब्रिटिश से मदद मांगनी पड़ी। भारत बर्मा युद्ध, इंडिया इंडो बर्मा युद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं ना, 1824 टू 26, इसके बाद अहोम किंगडम जो है वो ब्रिटिशर्स ने कब्जे में ले लिया। तो इस इंटरनल रिवोल्ट ने जो है वो ब्रिटिशर्स को बेसिकली मौका दे दिया आसाम की टेरिटरी पर कब्जा करने का। तो इस प्रकार से चीजों को ध्यान में रखना आप। ठीक है, अब थोड़ी सी पीआरसी के बारे में टेक्निकल चीज समझ लेते हैं। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट वैसे तो समझने की जरूरत नहीं, नाम ही क्लियर है इसके फुल फॉर्म में, कि ऐसा सर्टिफिकेट जो कि अलाउ कर रहा है कि लोग आसाम के अंदर जो है वो घर बना सके, रह सके, आसाम के निवासी बन जाए। तो ये बेसिकली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी व्यक्ति
कि किसी राज्य में स्थायी निवासी होने की पुष्टि करता है। इसके लाभ क्या है? तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, है ना, शिक्षा आपको मिलेगा, ग्रांट्स आपको मिलेंगे, फाइनेंशियल हेल्प आपको मिलेगी, और भी काफी सारी सरकारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आसाम में पीआरसी प्राप्त करने की क्या शर्तें हैं? तो कोई एक व्यक्ति के पूर्वज पिछले 50 साल से आसाम में रह रहे होने चाहिए, और व्यक्ति स्वयं कम से कम 20 साल से आसाम का निवासी हो। तो ये दो एलिजिबिलिटी कंडीशन है। ये फैक्ट आप लिख लेना। वैसे तो ये पीआरसी से रिलेटेड पूरी चीज लिख लो तो ज्यादा बेटर है। ये ऑफिशियल प्रूफ है परमानेंट रेसिडेंस का आसाम के अंदर। और आसाम के अंदर पीआरसी उनको, उन इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है जिनके पूर्वज 50 साल या उससे ज्यादा टाइम पीरियड में आसाम में रहे हों, और वो खुद व्यक्ति 20 साल से आसाम में रहा हो। नेक्स्ट, मोरान समुदाय को अरुणाचल प्रदेश में पीआरसी ना मिलने की वजह से उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, और अब यह फैसला उनके भले के लिए एक अच्छा कदम है ना। बस ये चीज ध्यान में रखनी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब मोरान समुदाय गाइस आसाम में शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जा मांग रहे हैं, ताकि उन्हें और अधिक सुविधाएं मिल सके। वो होता है ना, उंगली पकड़ाओ तो लोग हाथ पकड़ लेते हैं। बट ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। यू कैन नॉट, मतलब, जज एनी वन लाइक दिस, कि भाई देखो इतनी हेल्प कर रहे हैं उसके बाद भी और हेल्प मांग रहा है। अरे जरूरत है भाई उसको, है ना। ये पर्सनल चीजें अपन को अंदर से लगती है, बट अपन को नहीं पता कि सामने वाला किस सरकमस्टेंसेस में है, राइट। तो इसीलिए तो ऐसा कभी कोई सिचुएशन हो तो ऐसे कोई हार्श कमेंट देने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि फिर अभी आपके भी मन में आ रहा होगा कि अरे अभी पीआरसी दिया। अरे हर एक चीज फेज बाय फेज होती है, राइट। और होगा आपके सामने भी, जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर एसडीएम वगैरह की पोजीशन में होंगे, या डीएसपी एसपी की पोजीशन में होंगे, तो आपके पास लोग आएंगे। आप थोड़ी सी उनको हेल्प कर दोगे तो फिर वो और हेल्प मांगने के लिए आ जाएंगे आपके पास। तो आपको फिर दिमाग खराब होगा कि यार इतना इतना तो हेल्प किया है तो उतने में खुश रहा हूं ना, क्या दिक्कत है। बट लोग मानते नहीं, फिर लोग आप ही को बुरा बोलेंगे कि हमारी हेल्प नहीं करी। अरे भाई क्या करें यार, जान हथेली पे लाके रख दें क्या? लोगों को वही चाहिए। तो मोरान के अलावा टी ट्राइब्स और कोच रागबोंशी कम्युनिटी भी एसटी स्टेटस की मांग कर रही है। ठीक है, फिर इसके अलावा और कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात कर लें। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स के बस नाम लिख लेना भाई। एक टी ट्राइब होती है। ब्रिटिश एरा के समय पर, ब्रिटिश टाइम पीरियड के समय में इन्हें ओडिशा, एमपी, बिहार और बंगाल से लाया गया था चाय पत्ती के प्रोडक्शन के लिए, टी प्लांटेशन के लिए। और आज ये आसाम में ओबीसी की कैटेगरी में है, लेकिन एसटी दर्जा की मांग कर रहे हैं। आसाम की चाय उत्पादन में 53% योगदान ये टी ट्राइब्स देती हैं। फिर भी एजुकेशन और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो ये टी ट्राइब्स है आसाम के अंदर। सिर्फ ट्राइबल ग्रुप का बस नाम लिख लो। फिर ये वाली ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोच राजवंशी। तो ये इंपॉर्टेंट रूप में आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बसते हैं। ये पूरे लिख लेना कि ये यहाँ इस स्टेट पे राजवंशी नजर आते हैं। राजवंशी भाषा बोलते हैं जो बांग्लादेश और नेपाल में भी बोली जाती है। ये पहले एनिमिस्ट थे, फिर हिंदुइज्म यानी कि शैविज्म, वैष्णविज्म, और कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हुए। ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी एसटी स्टेटस की मांग जो है वो कर रहे हैं, ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक वृद्धि हो सके। तो बस यही पूरा ओवरऑल टॉपिक था गाइस। तो पीआरसी मिलना मोरान कम्युनिटी के अधिकारों के लिए एक बड़ा कदम है। एसटी स्टेटस की मांग को जो ये बोल रहे हैं, मांग जो है वो कर रहे हैं, उससे इनका काफी सारी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व होगी। बट ऑब्वियस सी बात है कि सभी को तो हम प्रोवाइड नहीं करा सकते स्टेटस। एसटी, एससी, ओबीसी, ये सब स्टेटस जो होते हैं गाइस, वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के थ्रू जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर हम सबको प्रोवाइड कराने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम्स जो है वो और बढ़ती जाएंगी। और वैसे भी एक टाइम पर आकर रिजर्वेशन को जो है वो खत्म करना है। सिर्फ उनको मिलना चाहिए जिनको एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सहायता को बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि इन समुदाय का डेवलपमेंट हो सके। आसाम और पूरे नॉर्थ ईस्ट भारत में शांति और समावेशी विकास के लिए, यानी इंक्लूजन करने के लिए, पीसफुल स्थिति बरकरार रखने के लिए ऐसे मामलों को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से जो है वो हैंडल करना चाहिए, संवेदनशील तरीके से जो है वो हैंडल करना चाहिए।
है ना। तो बस यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, बाकी और कुछ नहीं। जितनी चीजें मैंने आपको लिखवाई है वो थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो पूरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स में आपसे जो है वो पूछी जा सकती है। अब गाइज ये ट्यूबरकुलोसिस वाला टॉपिक मैं बिल्कुल आपको नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि ये टॉपिक इतनी बार अभी आ चुका, मेरे ख्याल से इसी महीने में 2-3 बार तो हम टीबी के बारे में पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो अब लिख लो बस, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। टीबी को खत्म करने से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। क्या है भैया ट्यूबरकुलोसिस का टारगेट, लिख दो जरा कमेंट बॉक्स पे। सभी को पता ही है इसका टारगेट, है ना, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स पे लिख दो, ये आता रहता है, ये वाला टॉपिक कंटिन्यूअसली आता रहता है। ये थीम जो है वो लिख लो, जो चीज बस मार्क कर रहा हूं वो लिख लो अपने पास। ये थीम है, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। अरे नहीं हो पा रहा अभी एंड टीबी। 2025 का इन लोगों ने टारगेट किया था, वो टारगेट कोविड-19 के कारण काफी डिले हो गया है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है टीबी के लिए। अरे मैं बोलता तो हूँ कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट पता नहीं क्यों मेरा मन करता है यार, कोई स्टूडेंट नया ज्वाइन हुआ है तो उसका नुकसान ना हो, वो बोले कि अरे यार सर तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं। देखो ये सब चीजें लिख लो जो मार्क कर रहा हूँ, है ना। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा 1982 में डिस्कवर किया गया था ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके कारण टीबी होता है। अच्छा, इसकी इसकी 3000 BC में भी ये बीमारी थी, तो बहुत पुरानी बीमारी है। इंडिया इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंट्स टीबी से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं, बट हमने अच्छा वो भी किया, अचीवमेंट भी किया। ये वाले पॉइंट लिख लेना। 237 पर 1 लाख पॉपुलेशन को टीबी हुआ करता था, उनमें से ये घटकर 195 हो गए टीबी के केसेस। टीबी रिलेटेड डेथ में भी गिरावट जो है वो नजर आई है। टीबी कैसे स्प्रेड होता है तो वो चीज आपको ऑलरेडी पता है, कफ, खांसी से, छींकने से, है ना। तो ये सब चीजें, देखो टीबी फ्री इंडिया बाय 2025 ये टारगेट है, जिसको नहीं पता लिख लेना, है ना। पर ये नहीं हो पाएगा यार, ये भी बहुत दिक्कत है। सरकार के जो इनिशिएटिव है इसमें सिर्फ ये नाम लिख लो बस, टीबी मुक्त भारत अभियान हमारा चल रहा है। निक्षय पोषण योजना अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ाई थी ना, निक्षय पोषण योजना। 1,000 रुपए जो है वो महीने में दिए जाते हैं टीबी पेशेंट को। फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये सिर्फ स्कीम के नाम लिख लो। निक्षय मित्र इनिशिएटिव भी हम लोग को देखने को मिलता है। ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है कि स्टाफ बढ़ाए जाए, कि जिससे कि लोग जो है वो टीबी की केयर जो है वो ध्यान से कर सकें। इंडिया के अंदर 2 वैक्सीन की टेस्टिंग जो है वो चल रही है, VPM 1002 और MIP, बैक्टीरियम इंडिकस प्रनिल, प्रनी प्रनी प्रेनिल करके भी कुछ थी ना मेरे ख्याल से, ऐसी कोई वैक्सीन प्रेनिल, कोविड के समय पर कुछ आई थी, ऐसा कुछ था, मुझे पता नहीं क्यों एकदम दिमाग में आया प्रेनी पढ़ के। BCG वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई थी 1948 में। BCG का मुझे फुल फॉर्म बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख करो, ये याद रखना है आपको, BCG का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब पूरे दुनिया भर में 2019 में 87% नए टीबी के केसेस 30 हाई बर्डन कंट्रीज में देखने को मिले। इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका ग्रसित है ये टीबी से सबसे ज्यादा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं होता। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, तो आजकल तो टीबी रेजिस्टेंस हो रहा है, ड्रग रेजिस्टेंस हो रहा है, तो बहुत बड़ा क्राइसिस है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव लिख लो, फाइंड, ट्रीट ऑल, एंड टीबी, ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के कोलैबोरेशन में किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी थी, ट्रैक करने के लिए टीबी की प्रोग्रेस को। ठीक है। अब हेरोराइट्स एक हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये अच्छा अच्छा, ये तो अभी पढ़ाया था ना, अभी बीच में ये वाला टॉपिक तो पढ़ा था, इसमें ऐड कर दिया, अच्छा है रिवाइज हो रहा है आपका। क्या था भैया हेरोराइट्स, ये आप बताएंगे मैं नहीं बताऊंगा, है ना, ये आप बताएंगे। चूहों को जो है वो अभी ट्रेन किया जा रहा है, याद आ रहा है, अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था यार, मेरे ख्याल से 10 10 एक दिन पहले ही पढ़ा था ये वाला टॉपिक। हेरोराइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा एक बार हेरोराइट्स के बारे में डिटेल में सर्च कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। इसमें चूहों को ट्रेन कर दिया जाता है कि चूहे बता देते हैं कि मतलब किसके सैंपल में टीबी है किसमें नहीं है, तो चूहों को ट्रेन किया जा रहा है भाई, बहुत बेहतरीन रिसर्च है।
बस यही था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। नक्सलिज्म एलिमिनेट करने से रिलेटेड भी टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टारगेट सेट कर रही है, लिख लो भाई। नक्सलिज्म को 31 मार्च 2026 तक, एक साल में जो है वो एलिमिनेट किया जाएगा। इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी सिटीजन की जान नहीं जाएगी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कारण। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही हैं। 22 नक्सलाइट्स को न्यूट्रलाइज इन्होंने किया था छत्तीसगढ़ के बीजापुर में और कांकेर डिस्ट्रिक्ट में। और नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के नंबर भी काफी कम हुए हैं। बेसिकली नक्सलिज्म को खत्म हमने कुछ इस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई थी कि उन तक वेपन्स फंडिंग जीरो कर दी थी। क्योंकि वेपन फंडिंग अगर किसी की जीरो हो जाए ना, तो इंसान जो है वो मतलब फिर ऑपरेट नहीं कर पाते। इस प्रकार के ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं फिर कभी ऑपरेट जो है वो नहीं कर पाएंगे, अगर उनकी फंडिंग जो है वो जीरो हो गई तो। ठीक है। तो नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान टू एड्रेस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 2015 लिख लेना। इन्होंने अप्रोच 2015 में अपनाई थी अलग अलग प्रकार की, कि कैसे हम जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलिज्म वगैरह को जो है वो खत्म कर सकें। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आए थे अफेक्टेड एरियाज में। राइट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सेकंड के तहत लिखने की जरूरत नहीं है। रोशनी स्कीम जरूर लिख लेना। ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहे थे गांव क्षेत्रों में युवाओं को, क्योंकि नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि होता यही है कि युवाओं को रिक्रूट कर लिया जाता था या तो डर के माध्यम से, या फिर वो खुद जो है वो रिक्रूट हो जाते थे, सोचते थे कि हमें कुछ काम तो धंधा तो मिल नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं यही कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए गए। 130 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, आज पढ़ेंगे आप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। ये टॉपिक भी अक्सर आता रहता है करंट अफेयर्स में, तो आप लिख लो, आज आपका ये टास्क है, स्कूल के बारे में पूरी डिटेल में पढ़िएगा। ये पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम, आज की डेट में इसको भारत डिजिटल निधि कहा जा रहा है। इसके अंडर मोबाइल टावर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं कम्युनिकेशन को रिमोट एरियाज में इंप्रूव करने के लिए। तो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज लिखना, मेंस में भी आ सकती है, प्रीलिम्स में भी आ सकती है। नेहरू युवा केंद्र संगठन, राइट, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है बेटर आउटरीच के लिए, कि ट्राइबल युवाओं के साथ जो है वो ज्यादा कनेक्टिविटी जो है वो बनाई जा सके। यहाँ पर सीएपीएफ, स्टेट पुलिस का रोल जो है का डिप्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, यानी कि ये लोग ज्यादा मात्रा में यहाँ पर ऑपरेट करना शुरू कर रहे हैं। लार्ज स्केल में काउंटर इंसर्जेंसी मिशन हुए, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा। नक्सलाइट के होल्ड को एलिमिनेट किया गया कि वो वहां पर अपना बसेरा ना बसाए। ठीक है। कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। कोबरा स्पेशलाइज्ड फोर्स है ये हमारी। और ग्रे हाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश के अंदर है ना। तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में ये इन्वॉल्व है। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने काफी मजबूत किए पिछले 5 सालों में। 302 नए सिक्योरिटी कैंप, 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स, ये जो है वो स्टैब्लिश किया गया। फिर उआपा के बारे में आप जानते ही हो, नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के लिए, उनका नेटवर्क कट ऑफ करने के लिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट भी आपको ऑलरेडी पता है। पीसा, जिन लोग को नहीं पता, आज ये पीसा, एफआरए 2006 और उआपा, इन तीनों के बारे में आप पढ़ेंगे। हालांकि ये टॉपिक इंडिविजुअली आता ही है पढ़ने के हिसाब से करंट अफेयर्स में। ठीक है। और जो भी टास्क में देता हूँ वो बिल्कुल आप किया करो यार टास्क। कोई जो जो भी चीजें बता रहा हूँ, कोई भी वो चीज छोड़े नहीं यार, क्योंकि आप छोड़ोगे तो अपना खुद का नुकसान जो है वो करोगे। अब देखो, नक्सलिज्म को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, हालांकि जीएस पेपर 3 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। नक्सलिज्म जो है वो एक प्रकार का लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो लिख लेना। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, मत लिखो, क्योंकि जीएस पेपर 3 में नक्सलिज्म का एक अलग चैप्टर आपसे आपको पढ़ाया जाता है। अब सुनो, ये मॉइस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है ना। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई इनको गवर्नमेंट नहीं चाहिए। क्यों? इनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो इनके हित के लिए काम नहीं कर रही है। इनका जो ऑलरेडी पहले जो स्ट्रक्चर चला आ रहा था, भाई एंशियंट टाइम पे जो स्ट्रक्चर्स थे ना, आपने पढ़ा हुआ है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर। भाई लोग जो है वो सेटल हुए तो उनका कबीला हुआ, कबीले के एक सरदार हुआ, तो उनका खुद का एक स्ट्रक्चर है, तो बोल रहे हैं भाई हमें अपना खुद का स्ट्रक्चर फॉलो करने दो। वी नॉट गोइंग टू फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये अपना खुद का स्ट्रक्चर और फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई इनको इनकी अलग एक अपनी डिमांड है। राइट, कि इनको एक सेपरेट स्टेटहुड जो है वो मिले, एक सेपरेट एरिया मिले जहां पर ये अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके। क्यों भाई? जब हमने राजा महाराजाओं को नहीं छोड़ा,
राइट? तो नक्सलाइट्स को कैसे छोड़ देंगे यार? और दूसरी बात, कोई किसी की जान थोड़े ना ले रहा है, सभी को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर आप सेपरेट रहकर जो है वो चीजें करना चाहोगे तो भाई, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, सेपरेटिज्म का सवाल ही नहीं उठता। आर्टिकल 1 में ही हमने लिखवा दिया है, पढ़ा है ना आपने आर्टिकल 1? तो ये नक्सलवाड़ी विलेज वेस्ट बंगाल के अंदर इसका ओरिजिन होता है 1967 में, जहां पर किसान ने रिवोल्ट किया था लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, जो उनके ऊपर जोर दे रहे थे। और ओवर द इयर्स एक वाइड स्प्रेड इंसर्जेंसी के तौर पर उभर कर आया, जिसने काफी सारी स्टेट्स को अफेक्ट किया, काफी सारे बेकसूर लोगों की जान गई। अब नक्सलिज्म का कारण जो है वो क्या है? ऑब्वियस ही बात है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा। बड़े बड़े जमींदार जो है वो जो अत्याचार करते थे किसान के ऊपर, तो उन्होंने किसानों ने हल छोड़कर जो है वो हथियार उठा लिए। ठीक है भाई, वो अपने हक के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, बट हक की लड़ाई जो होती है वो एक सिस्टम के अंडर की जाए तो ठीक है। अगर आप सिस्टम के बाहर हटकर हटकर हक की लड़ाई जो है वो लड़ोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, वो फिर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना माना जाएगा। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया में बहुत दिक्कतें हैं, हेल्थ केयर की कमी है, एजुकेशन की कमी है, तो वहां पर डेवलपमेंट लाना जरूरी है। कई बार ट्राइबल्स लोग जो है वो इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इस आइडियोलॉजी से, और फिर उनको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ट्राइबल एलियनेशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। नक्सलाइट ग्रुप जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट, ये लार्जेस्ट और मोस्ट वायलेंट मॉइस्ट फैक्शन है इंडिया के अंदर, जो सेपरेट हुआ था मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट सीपीआई और पीपल्स वॉर और मॉइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया के मर्ज होने से। ठीक है, रेड कॉरिडोर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार का ये पार्ट है जहां पर सबसे ज्यादा ये नक्सलाइट एक्टिविटीज होती हैं, है ना? तो इस क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जाए, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, रिहैबिलिटेशन प्रयास जो है वो किए जाए, कम्युनिटी को एंगेज जो है वो किया जाए, अवेयर किया जाए कि इन सब चीजों से दूर रहो, राइट? तो जो है वो डेवलपमेंट जो है वो आगे हो सकता है, राइट? तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली जो पूरी चीज मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होगी। अभी ये टॉपिक आपको शायद पता हो कि 213 करोड़ रुपए फाइन इम्पोज किया है मेटा के ऊपर, राइट? और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, अभी मेटा ने हालांकि अपील जो है वो कर दी है, मतलब इस चीज पर, और ये पूरा मुद्दा जो है वो स्टे हो गया है। वो क्यों स्टे लगवाया? अब स्टे लगवाने के लिए भी ऐसा नहीं है भाई, मेटा मेटा ने 213 करोड़ रुपए का जो उसके ऊपर फाइन जो इम्पोज हुआ, उसका 50% उसको ऑलरेडी जमा करवाना पड़ा, तब जाकर स्टे मिला है। क्यों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मेटा के ऊपर फाइन लगाया और 5 साल का बैन जो है वो कर दिया ऑन शेयरिंग व्हाट्सएप यूजर डेटा, राइट? क्या बोल दिया है कि भाई आप व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा जो है वो शेयर कर रहे हो फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ एडवर्टीजिंग पर्पस के लिए। कहानी क्या है पूरी, इस चीज को बेसिक से समझना आपको जरूरी है। तो कहानी यहां पर शुरू होती है व्हाट्सएप की 2021 की प्रिवेसी पॉलिसी अपडेट पर। आप लोग सभी लोगों ने व्हाट्सएप पर एक अपडेट आया था जिसमें व्हाट्सएप ने आपकी अनुमति मांगी थी कि व्हाट्सएप को कंटिन्यू करना है तो एग्री करो, कौन से यस और नो, उसकी पॉलिसी एग्री करो तब आप व्हाट्सएप चला पाओगे, वरना नहीं चला पाओगे। याद है? ये सभी लोगों ने किया होगा, ऐसा कोई नहीं है कि जिसने ना किया हो। सभी लोगों ने, क्योंकि बिना उसके तो आप व्हाट्सएप चलाने के लिए अलाउड था ही नहीं, तो सभी ने किया है। आपने भी किया होगा, आपको याद हो तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। अब इसमें क्या लिखा था मेटा ने? इनने बोला कि भाई हम आपका डेटा जो है, जैसे कि आपका फोन नंबर और ये सब चीजें, कौन सा मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, मॉडल है, ये सब चीजें उसमें क्लियरली मेंशन थी कि ये हम अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, राइट? इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था कि एक नेटवर्क क्रिएट करना, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना। जैसे कि आज की डेट में नहीं होता, आप गूगल पे कोई चीज जो है वो सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपको जो है एक बुक मंगानी है, तो आप देखना कि जिस भी वेबसाइट पे जाओगे उसी बुक से रिलेटेड, या आपको शूज मंगाना है, या आप फॉर एग्जाम्पल की एक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो, तो आपको हर जगह वो ये एड्स दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों? ये एल्गोरिदम है। ये आप जितना अपने आप को नहीं जानते ना, उतना टेक्नोलॉजी आपको अब जानने लगी है। ये अच्छा भी और ये बुरा भी है हालांकि। तो सीसीआई ने बोला कि यार ये तो गलत है, तुम जो है वो इस चीज के चलते, मतलब इस चीज के कारण लोगों की प्राइवेसी तो अफेक्ट कर ही रहे हो, साथ ही साथ एक ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हो जिसके कारण एक तुम मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो।
कि तुम्हारे ही प्रोडक्ट्स तुम जो चाहोगे वो ही लोग जो है वो खरीदें, है। तो इससे तो मार्केट कंपटीशन खराब हो जाएगा। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ही है ना कि मार्केट जो है वो बेसिकली फ्री और फेयर तरीके से ऑपरेट करे, सबको अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की। तो ये पूरा मुद्दा था मेनली। तो पूरा मुद्दा क्या है, सिंपल तरीके से समझ में आ गया आपको, बस ये चीज समझनी थी, बाकी इसके अंदर और कुछ है नहीं। देखो, कंपटीशन एक्ट 2002 ये बेसिकली डेटा ड्रिवन मोनोपोलाइजेशन को एड्रेस जो है वो नहीं करता है मेनली, है ना। हाँ, अभी मेटा ने जो है वो ये बोल दिया कि भाई देखो, आप जो है वो मुझ पर इस प्रकार से फाइन जो है वो इम्पोज जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कानून के अंदर जो है वो डिजिटलाइजेशन वाली चीज नहीं। अगर आप मुझे कानूनी तौर पर मेरे को सजा देना चाहते हो तो आपके पास एक कानून होना चाहिए इस प्रिवेसी से रिलेटेड, जो हमारे पास नहीं है एक्चुअल में। अभी तो अभी स्टे लगा हुआ है। अगर हमें केस को जीतना है मेटा के साथ और मेटा को फाइन इम्पोज करवाना है, तो उसके लिए हमें पहले तो कानून बनाना पड़ेगा, और दूसरी बात, कानून को जो है वो मतलब जो फॉर एग्जाम्पल 1 साल पहले से या 2021 के पहले से जो है वो लागू करवाना पड़ेगा। तो उसमें चीजें इतनी आसान नहीं है। अगर कानून बनवा के अगर हम लागू करवाएं 1.5-2 साल पहले से कि भाई 2021 की थी ना ये प्राइवेसी पॉलिसी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब से इसकी प्राइवेसी पॉलिसी आई उससे पहले से हम लोग को अगर इससे पैसा फाइन इम्पोज करवाना है इसके ऊपर, तो वो कानून बनाना पड़ेगा। अब देखो, चीजें काफी अभी कॉम्प्लेक्स है, आगे चल के क्या होगा तो उसका अपडेट जो है वो अपन को मिलेगा ही। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया फाइन इम्पोज कर रही है मेटा से, यूएसए ने भी इम्पोज किया हुआ है। गूगल को गिल्टी रहे पाया गया था शर्मन एक्ट 2024 में। यूरोपियन यूनियन ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी फाइन इम्पोज किया हुआ इन सब कंपनीज के ऊपर। तो सुधार की आवश्यकता है। इन बिग टेक कंपनीज जो है वो आज की डेट में अपनी मोनोपोली जो है वो स्टैब्लिश करके जो है बैठी हुई हैं, क्योंकि उनको पता है ना उनके पास सभी कस्टमर्स का डेटा है, किसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, दे नो वेरी वेल। तो ये उसका उपयोग जो है वो अपने आप को और पावरफुल बनाने में जो है वो करता है हर तरीके से। तो फेयर कंपटीशन को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यही इस आर्टिकल की मेनली डिमांड थी। अब अफगानिस्तान और नेपाल के साथ हमारी आज की इक्वेशन जो है वो क्या है, तो अफगानिस्तान वाला टॉपिक याद है अपन ने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि तालिबानियों के साथ अभी हम बातचीत जो है वो कर ही रहे हैं। सोयाबीन का इंपोर्ट जो है वो नेपाल से जो है वो बढ़ गया है। अफगानिस्तान के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट, अनयूजुअल ट्रेड डेफिसिट देखने को जो है वो मिला। ट्रेड ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट की डेफिनेशन बता दो कमेंट बॉक्स में लिखकर। इकोनॉमिक्स टर्म है, पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं, ट्रेड सरप्लस ट्रेड डेफिसिट। ठीक है। अब चिंताएं जो है वो रूल ऑफ ओरिजिन के उल्लंघन से रिलेटेड जो है वो देखने को जो है मिल रही कि कहाँ से आया ये। फॉर एग्जाम्पल, चाइना से माल जो है वो नेपाल गया, है ना। नेपाल से माल इंडिया के अंदर आ गया, तो क्या वो माल नेपाल का है? नहीं, वो तो चाइना का है ना। इसीलिए तो आशियान ज्वाइन नहीं कर रहे हम लोग। रीजन यही है भाई, इंडिया इंडिया प्लस आशियान हम लोग पढ़ते हैं ना, वो रीजन यही है कि इसीलिए कि अगर वो कर देंगे तो उनके वेरियस जो एग्रीमेंट्स है वो फॉलो जो है वो करना पड़ेगा, और जिसमें चाइना जो है वो बैठकर हमारे पास जो है वो माल भेजेगा, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि चाइना के माल के ऊपर तो हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाते हैं ना। कुछ दिनों पहले भी हमने एंटी डंपिंग ड्यूटीज के बारे में पढ़ा था, तो वही कहानी है। तो इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो तरीके जो है वो ढूंढ रहा है अपने रिलेशंस को मजबूत करने की, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमारे यहाँ पर छाबर पोर्ट जो है वो उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, जो ईरान के अंदर हमने स्टैब्लिश करवाया है। तो अफगानिस्तान की मदद तो चाहिए होगी सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, तो ऑब्वियसली तालिबान के साथ हम लोग को बातचीत करना जरूरी है। तो ये सब आंकड़े वगैरह आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी इंडिया का स्टैंड यही, ये पूरा देखो एप्पल इंपोर्ट वाला ये टॉपिक पूरा रिपीटेड है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कुछ दिनों पहले छाबर वाला। ठीक है। नेपाल वाला एक नया है। तो इंडिया का टोटल सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया है नेपाल से, बट चिंता वही है रूल ऑफ ओरिजिन के उल्लंघन की। नेपाल 98% अपने क्रूड एडिबल ऑयल को इंपोर्ट कराता है, रिफाइन करवाता है और एक्सपोर्ट करता है इंडिया के अंदर, ड्यूटी अंडर ड्यूटी फ्री स्टेटस, राइट, क्योंकि नेपाल से सामान आ रहा है, तो नेपाल को कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ी, तो उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज जो है वो मिल रहा है। तो नेपाल इंडिया ट्रीटी ऑफ ट्रेड 2009 की वजह से नेपाल को 30% फायदा होता है टैरिफ में, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे एक्सपोर्टर्स के कंपैरिजन में इसको जो है वो बहुत फायदा हो रहा है। तो यही चीज है, ये लोग सोच रहे हैं कि यार ये तो गलत है, नेपाल जो है वो कहीं और से सामान उठा के लेकर आ रहा है और इंडिया जो है वो बेचकर फायदा जो है वो उठा रहा है अच्छा खासा। और दूसरी कंट्रीज जो है वो जैसे चाइना स्पेशली, ये
नेपाल के थ्रू जो है वो पास कर सकती है इंडिया के अंदर सामान। बट हाँ, हम लोग सभी सामानों के ऊपर निगरानी तो रखते हैं, बट ऑब्वियस ही बात है कि रूल ऑफ ओरिजिन का उल्लंघन कहीं ना कहीं तो होता है ना, हर एक चीज को ट्रैक करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज द बिगेस्ट इशू जो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिला था, बस दैट्स इट। एक डिवाइस है गाइस, उससे रिलेटेड ये देखो लिखा है, फोटो असिस्टेड सेल्फ चार्जिंग एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। ऐसी ही डिवाइस हम लोग को आज की डेट में चाहिए, सेल्फ चार्जिंग वाली। तो ये डिवाइस जो है वो सोलर एनर्जी और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का उपयोग कर रही है चार्जिंग के लिए। तो ये कन्वेंशनल सोलर पावर्ड बैटरी से काफी अलग है। एनर्जी स्टोरेज एफिशिएंसी जो है वो इन डिवाइस की बढ़ गई है 170%। और ये डिवाइस जो है वो रेन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज पर एक अच्छा, आप कह सकते हो कि एडवांस वर्जन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस है, जो थोड़ा सा लिख लेना इससे रिलेटेड, ये पूरे स्टेटमेंट्स है ना, ये लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 कौन पब्लिश करता है भाई? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट लिख लेना, वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा पब्लिश की जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। और ये गैलप और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के कोलैबोरेशन के थ्रू पब्लिश करते हैं। रैंकिंग इनकी 6 इंडिकेटर के आधार पर होती है, पूरी चीज लिख लीजिएगा। भूटान जो है, ये कंसेप्ट जो है वो लेकर आया था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का, बट ये टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्री में नहीं आया कभी भी अभी तक। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का या फिर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स का कंसेप्ट जो है वो लेकर आया था भूटान। भूटान का कंसेप्ट है ये, बट ये टॉप 10 हैप्पीनेस में आया ही नहीं कभी। ये सोचने वाली बात है। तो ये था एक ओवरऑल टॉपिक, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की। तो चलिए साइन ऑफ करूंगा मैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज थोड़ी सी हेल्थ मेरी कमजोर है आज, क्योंकि मैं भी यार, क्या हुआ था कि मैं 3 दिन से जो है वो लगातार सोया नहीं हूँ कंटिन्यूअसली जो है वो, क्योंकि बहुत सारे काम जो है वो आ गए हैं यार अभी एकदम से। अभी नानी जी की भी तबीयत खराब थी, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली कहानी है। तो आज थोड़ा शायद एनर्जी आप लोग को लो फील हुई होगी, हो जाता है कभी कभी, हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा होता है। बट कोई बात नहीं, टॉपिक लेक्चर्स टाइम पे आएंगे। बस बढ़िया रहो आप लोग, तैयारी अपनी करते रहो, सिलेक्शन आपका होगा, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन मेंटेन रखो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद गाइस।